हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम के सेक्शन 69 और 69 ए में ए के बारे में। ठीक है, जहां पर बंधकदार के अधिकारों दायित्व के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में डिटेल में। ठीक है, इन दोनों सेक्शन को। बट यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये जो सेक्शन है 69 और 69 ए, ये ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं होता है, ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पर। वो क्यों नहीं करता हूँ मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहेगा एंड तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब यहाँ पे बात करें धारा 69 की। ठीक है ना, सेक्शन 69 की। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, विक्रय करने की शक्ति कब विधिमान्य होती है। ठीक है ना, अर्थात जो बंधकदार है वो कब अपनी जो बंधक रखी गई संपत्ति को विक्रय कर सकता है, और जो विक्रय कर रहा है वो कब विधिमान्य होगा, ये बताया गया है इस सेक्शन में। और मेनली ये बात किया गया है अंग्रेजी बंधक के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में? अंग्रेजी जो बंधक हमने पढ़ा था धारा 58 में, जिसकी परिभाषा हमने देखी थी क्या होता है। अब इसके बारे में बात करता है ये कि ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्लॉज है कि बंधकदार को या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को, ठीक है ना, या तो बंधकदार होना चाहिए या फिर उसकी ओर से कोई कार्य करने वाला व्यक्ति है, अर्थात उसको मान लीजिए कोई एजेंट है, तो उसको इस धारा के उपबंधों के अधीन निम्न दशाओं में ही, ना कि किसी अन्य दशाओं में। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ नीचे बताई गई हैं, कुछ दशाएं बताई गई हैं, उसी दशाओं में क्या कर सकता है, वो जो विक्रय है वो विधिमान्य होगा। ठीक है ना, तो ये शक्ति होगी कि बंधक धन के संदाय में व्यतिक्रम होने पर न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना वह बंधक संपत्ति या उसका कोई भाग बेच दे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना ही ये विक्रय किया जा सकेगा। ठीक है ना, किसमें? अंग्रेजी बंधक में। अर्थात यहाँ पे नीचे कुछ बता दिया गया है, दशाएं कौन कौन सी हैं। पहला है कि जहाँ की बंधक अंग्रेजी बंधक है। अब बंधक कैसा होना चाहिए? अंग्रेजी बंधक है तो वहाँ पर यदि मान लीजिए जो बंधक करता है और बंधकदार है दोनों ना तो हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, या ना बौद्ध हैं, या फिर राज्य सरकार ने कोई ऐसी मूल वंश पंथ जनजाति या वर्ग का सदस्य घोषित कर दिया है, तो वो भी नहीं है, तभी ये क्या कहलाएगा? यह विधिमान्य बंधक कहलाएगा। ठीक है ना, क्यों यहाँ पे क्यों ऐसा बताया गया है? क्योंकि जब ये बना था हमारा प्रॉपर्टी एक्ट, वो कब बना था? 1882 का है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा बनाया गया था। ये किसके लिए था? ये यूरोपीय लोग थे जो उनके लिए ये सेक्शन बनाया गया था कि जो हर बंधक किया जाता है उनके द्वारा, तो वहाँ पर क्या कैसा रहेगा। ठीक है ना, तो आई थिंक यहाँ पर इस सेक्शन को अमेंड कर देना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है? तो पहले पॉइंट में हमने क्या देखा है कि अंग्रेजी बंधक होना चाहिए, और इस बंधक में ना तो बंधक करता और ना ही बंधकदार हिंदू मुसलमान या बौद्ध, ना ही राज्य सरकार ने अन्य मूल वंश पंथ जनजाति या वर्ग का सदस्य घोषित किया हो, ये सभी नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा क्या है यहाँ पर कि जहाँ की बंधकदार को बंधक विलेख द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह शक्ति प्रदत्त की है कि वह न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय करा सके। अर्थात जो मॉर्गेज डीड तैयार की जाती है, बंधक विलेख तैयार किया गया है, ठीक है ना, उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि जो यदि मान लीजिए चूक होती है, उसमें व्यतिक्रम होता है ऋण के संदाय करने में, कौन कहता है? बंधक करता कहता है कि यदि मैं नहीं चुका पाता तो आप न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना ही इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। तब यहाँ पे विक्रय विधि मान्य होगा। उसके बाद सी पॉइंट क्या है कि जहाँ की बंधकदार को बंधक विलेख द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह शक्ति प्रदत्त है। अब यहाँ पे शक्ति किसको प्रदत्त है? पावर किसको है? बंधकदार को। किसके द्वारा? बंधक विलेख अर्थात जो डीड तैयार की गई थी उसके द्वारा, कि वह न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय करा सके। ठीक है ना, तो विक्रय कर सकता है। और बंधक संपत्ति या उसका कोई भाग बंधक विलेख के निष्पादन की तारीख को कलकत्ता, मद्रास, मुंबई के नगरों के भीतर स्थित था। ठीक है ना, और जब यहाँ पे बंधक संपत्ति है या फिर उसका कोई भाग है, तो ये बंधक विलेख निष्पादन के समय कहाँ पे रहनी चाहिए? कलकत्ता, मद्रास या मुंबई के नगरों में। ठीक है ना, अर्थात जो महानगर थे वहाँ पे, या फिर किसी अन्य नगर में या क्षेत्र में स्थित था, जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। तो टोटल पूरा यही कहा गया कि जहाँ ब्रिटिशर्स पूरे राज करते थे, यूरोपीय लोग रहते थे। ठीक है ना, जैसे महानगर हो गया कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, वहाँ पे यदि ऐसा बंधक किया जाता होगा तो वहाँ पर क्या है कि ये न्यायालय के बिना ही, हस्तक्षेप के बिना ही इसको बेचा जा सकता है।
उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा क्लॉज क्या है कि ऐसी कोई भी शक्ति का प्रयोग न लाई जाएगी यदि, अभी जो ऊपर शक्तियाँ बताई गई, जो पावर्स दी गई है कि मॉर्गेज डीड के आधार पर न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना ही क्या किया जा सकता है, प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है। लेकिन किसमें बताया गया, ये पूरा अंग्रेजी बंधक का बताया गया है। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर जो शक्तियाँ बताई गई है वो प्रयोग में न लाई जाएंगी जब तक कि मूलधन के संदाय की अपेक्षा करने वाली लिखित सूचना की तामील बंधककर्ता या कई बंधककर्ताओं में से किसी एक पर ना कर दी गई हो। ठीक है ना, यदि मान लीजिए ऐसी जो प्रयोग की जाती शक्ति, ठीक है ना, जो ऊपर बताई गई अर्थात जो विक्रय किया जाता है उस संपत्ति को, बंधक संपत्ति को, तो उससे पहले क्या किया जाए, एक लिखित सूचना बंधककर्ता को तामील करवाया जाएगा, अर्थात बंधककर्ता को भेजी जाएगी। या फिर यदि मान लीजिए एक से अधिक बंधककर्ता हैं, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा, किसी एक पर भी क्या किया जा सकता है, तामील करवाई जा सकती है सूचना की। और मूलधन या उसके किसी भाग का संदाय करने में ऐसी तामील के पश्चात 3 मास तक व्यतिक्रम ना किया गया हो। ठीक है ना, यदि मान लीजिए जो बंधक संपत्ति है उसको बेचना है इस इस एक्ट, इस धारा के तहत, तो वहाँ पर क्या करना होगा कि जो प्रॉपर्टी है उसको बेचने से पहले एक सूचना देनी होगी, किसको, बंधककर्ता को। और बंधककर्ता को जब सूचना देंगे तो उस तारीख से 3 माह तक यदि कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आता, तो कुछ बंधककर्ता के द्वारा आक्षेप नहीं किया जाता, तो वहाँ पर क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा। उसके बाद बी नंबर यहाँ पे क्या बताया गया दूसरे क्लॉज का, कि बंधक के अधीन कुछ ब्याज जिसकी रकम कम से कम 500 रुपये बकाया ना हो और शोध होने के पश्चात 3 माह तक अदत्त ना रहा हो। अब यहाँ पे क्या है कि जो बंधक की संपत्ति बेची जा रही है, यदि मान लीजिए उसकी जो ब्याज है वो कम से कम कितनी है, ब्याज की रकम 500 रुपये है। ठीक है, और बकाया है तब तो विद्यमान नहीं होगी। यदि मान लीजिए बकाया नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर शोध हो जाने के पश्चात 3 माह तक अदत्त ना रहा हो। ठीक है ना, यदि मान लीजिए कि कुल मिला के यहाँ पे बात क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो विक्रय है वो विद्यमान कब होगा, जब जो ब्याज की रकम है, ठीक है, 500 रुपये से कम है, कम से कम 500 रुपये है, और वह जो है बकाया नहीं है, और शोध होने के पश्चात 3 माह तक अदत्त ना रहा हो। अर्थात मान लीजिए ये शोध तो हो गया 500 रुपये, पहले नहीं था, बट यहाँ पे 500 रुपये शोध जो हो गया, ड्यू हो गया, जो ब्याज की रकम थी कम से कम 500 रुपये है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यदि 3 माह के अंदर उसको नहीं किया जाता, ठीक है ना, अदत्त नहीं किया जाता, तो उस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 मास के अंदर उसको ये जो पैसा जो है ब्याज की रकम है उसको जमा करना होगा। उसके बाद थर्ड क्लॉज क्या कहता है कि जबकि विक्रय ऐसी शक्ति के प्रबंधित प्रयोग में कर दिया गया है, तब विक्रय जो क्रेता का हक इस आधार पर अधिक्षेपणी ना होगा कि उस विक्रय को प्राधिकृत करने के लिए कोई भी दशा पैदा ना हुई थी जिसमें वह विक्रय प्राधिकृत होता, या किसी सम्यक सूचना अनुसूचित या अनियमित प्रयोग के क्षतिग्रस्त व्यक्ति को उस शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नुकसानी की प्राप्ति का उपचार उपलब्ध होगा। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी है वो बेची जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर जो बंधक करता है, यदि मान लीजिए वो कहता है कि जो सूचना, सम्यक सूचना की गई थी वो क्या है, अनुचित थी या अनियमित थी, और ये जो क्षतिग्रस्त है उसके लिए डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से कोई प्रोविजंस नहीं दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ उस प्रॉपर्टी के बारे में डैमेजेस क्लेम कर सकता है, जो नुकसानी है वो उसकी प्राप्ति, उसकी रेमेडी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है कि बंधकदार को विक्रय द्वारा जो धन प्राप्त हुआ है, अर्थात जो बंधकदार था प्रॉपर्टी बेच दी और विक्रय के द्वारा जो उसको धन प्राप्त हुआ है, तो उन पूर्विक विलंगमों के यदि कोई हो उन्मोचन के पश्चात, अर्थात उस पर जो प्रॉपर्टी पर दायित्व था, ठीक है ना, मान लीजिए किसी के और लोन था या फिर उस पर ब्याज था, रेवेन्यू देना था, वो सारी चीज़ें पेड करने के पश्चात जो धन प्राप्त हुआ है उसमें से, ठीक है, जिनके अध्ययन वह विक्रय नहीं किया गया है या न्यायालय में धारा 57 के अधीन वही राशि जमा किए जाने के पश्चात, अर्थात ये न्यायालय में कोई राशि जमा की जानी थी तो न्यायालय में जमा किए जाने के पश्चात जो किसी पूर्विक विलंगम को चुकाने के पश्चात जो किसी पूर्विक विलंगम चुकाने के लिए पर्याप्त है तत्पश्चात संविदा ना हो तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी धन प्राप्त हुआ है बंधकदार को विक्रय करके, तो उससे क्या करेगा, जो भी पूर्व विलंगम थे अर्थात जो भी पूर्व दायित्व थे उस प्रॉपर्टी पर क्या करेगा, उसका उन्मोचन करेगा
और यदि संविदा ना हो तो प्रथमतः क्या करेगा, विक्रय के प्रसंगत अपने द्वारा उचित रूप से सब उपगत खर्चों, प्रभारों, व्ययों को संदाय करने, अर्थात जो भी खर्चे आए हैं वो पूरा संदाय कर देगा, उसका जो भी व्यय हुए हैं वो पूरा देने के बाद। और द्वितीयतः क्या करेगा, बंधक धन और खर्चे और बंधक के अधीन शोध अन्य धन की यदि कोई हो, अर्थात जो बंधक के अधीन कोई अन्य खर्चे हैं, अन्य धन है, उनको भी क्या करेगा, भुगतान में अपने द्वारा उपयोजित किए जाने के लिए बंधकदार न्यायस्थ धारित करेगा, रखेगा। और इस प्रकार प्राप्त धन के अवशिष्ट बंधक संपत्ति के हकदार या उसके विक्रय आगमों की रसीद देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को दी जाएगी। अर्थात जो भी खर्चे हैं, जो भी व्यय हुए हैं उस पूरे प्रॉपर्टी को सेल करने में, उसके पहले भी जो भी ब्याज दिया जाना था, जो भी रेवेन्यू दिया जाना था, ये सारी चीज़ें पेड करने के बाद, और किससे पेड करेगा, जो धन उससे प्राप्त हुआ है बंधक संपत्ति को बेचने के बाद, वो क्या करेगा, उसकी एक रिसिप्ट बनाएगा और रिसिप्ट उस व्यक्ति को देगा जो उसका हकदार है, ठीक है ना, जो उसके लिए प्राधिकृत व्यक्ति है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि यह धारा कौन सी, धारा 69, ठीक है ना, और धारा 69 का अर्थात 69A, इसकी कोई भी बात 1 जुलाई 1882 से पूर्व प्रदत्त शक्तियों को लागू नहीं होगी। अर्थात जो 1 जुलाई 1882 से पहले के बंधक थे उन पर तो लागू होगा ही नहीं, ठीक है ना। अर्थात आपको क्या लगता है, जो पहले मॉर्गेज रहे होंगे, बंधक संपत्ति रहे होंगे, अभी भी होंगे क्या 1 जुलाई 1882 से पूर्व, उस पर तो लागू होगा ही नहीं। और यहाँ पर और एक चीज़ बता दी कि ऊपर कि हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ये सब किसी लागू ही नहीं होगा। अब यहाँ पे पूरा जो सेक्शन है किस पर लागू होगा, जो ब्रिटिशर्स थे उन पर लागू होगा, यूरोपीय जो थे उन पर लागू होगा, कोई अन्य व्यक्ति था उन पर लागू होगा, बट यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, इन सब पे किसी पर भी नहीं लागू होगा ये, ठीक है ना। तो ये बताता है आपका सेक्शन 5। उसके बाद अब यहाँ पे बात करें सेक्शन 69A, रिसीवर की नियुक्ति। अब यहाँ पर क्या बताया गया है रिसीवर के बारे में, तो जो रिसीवर है वो आपका CPC में मिलेगा, ऑर्डर किस में मिलेगा, ऑर्डर 40 में, ठीक है ना, जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं CPC के लेक्चर में। यदि आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे CPC के ऑर्डर्स के नाम से मिल जाएगा प्लेलिस्ट, और CPC लेक्चर के नाम से दूसरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे पूरा सेक्शन कवर किए गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करें, जो रिसीवर है वो क्या बताया गया यहाँ पे क्लॉज 1 में, धारा 69 के अधीन विक्रय की शक्ति का प्रयोग का अधिकार कर रखने वाले बंधकदार को उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन यह हक होगा। अर्थात जो उपधारा 2 आगे हम पढ़ने वाले हैं, उपधारा 2 उसी के उपबंधों के अधीन ये हक होगा, उसका इंटाइटल होगा वो बंधकदार, ठीक है ना। किसके अधीन, जो बंधकदार है जो 69 के अधीन जो विक्रय कर रहा है वो, तो वहां पर इसको क्या हक होगा कि वह बंधक संपत्ति या उसके किसी भाग की आय का रिसीवर अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षर लेख द्वारा नियुक्त करे। अर्थात जो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है वो धारा 69 के अनुसार, ठीक है ना, अर्थात धारा 69 के अधीन बंधकदार है, वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, बंधक संपत्ति जो रखी है। यदि मान लीजिए जो उस प्रॉपर्टी से कोई आय हो रही है, तो उस आय के लिए, फिर उस आय का किसी कोई भाग के लिए क्या करेगा, रिसीवर नियुक्त कर सकता है, ठीक है ना। जो प्रॉपर्टी है उसके लिए, फिर प्रॉपर्टी के किसी भाग के लिए क्या करेगा, रिसीवर नियुक्त कर सकता है कि उससे जो भी आय हो रही है उसको मैनेज करे, उसको ला के दे, क्या कैसा है वो पूरा चीज़ मैनेज करना चाहिए इसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, रिसीवर नियुक्त कर सकता है बंधकदार, उसको यह हक होगा, लेकिन उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए। तो उपधारा 2 के है वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो रिसीवर नियुक्त किया जाएगा, यहाँ पे हस्ताक्षरी लेख द्वारा किया जाएगा नियुक्त। उसके बाद दूसरा पॉइंट मेन यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति रिसीवर के रूप में कार्य करने के लिए बंधक विलेख में नामित है, अर्थात बंधक विलेख में जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया है कि वह रिसीवर के रूप में नियुक्त किया जाना है और उस रूप में कार्य करने के लिए रजामंद, अर्थात जो जिस व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त किया जाना है, यदि ये रजामंद नहीं है, अर्थात स्वीकार है ही नहीं कि मैं रिसीवर नियुक्त होगा ना, ठीक है ना। मान लीजिए B नाम के व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त किया जा रहा है और B कहते हैं कि मुझे रिसीवर नहीं नियुक्त होना है, ठीक है, ये रजामंद है ही नहीं। अब मान लीजिए जिसका नाम लिखा गया है और ये क्या है, रजामंद है, अर्थात इसको स्वीकार है कि हाँ मैं एज अ रिसीवर काम करूँगा और ये योग्य है, तो वह बंधकदार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है, और
यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे नामित ना किया गया हो या यदि वह नामित व्यक्ति कार्य करने के लिए अयोग्य हो या रजामंद हो या मर चुके हों, ठीक है ना, ये रजामंद ना हो या मर चुके हों, या तो बंधकदार ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जिसकी नियुक्ति के लिए बंधककर्ता भी सहमत हो। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नामित नहीं किया गया है उस बंधक विलेख में, लेकिन जब बंधक डीड तैयार की जा रही थी, मॉर्गेज डीड, उसमें किसी व्यक्ति का एज अ रिसीवर उसमें नाम नहीं लिखा है, ठीक है, या फिर यदि जो नाम लिखा तो है बट वो एज अ रिसीवर काम करने के लिए अयोग्य है, या फिर वह उसे स्वीकार ही नहीं है एज अ रिसीवर काम करना, या फिर वह मर चुका है, तब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि बंधकदार द्वारा ऐसे व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त किया जाएगा जिसके नियुक्ति के लिए जो बंधक करता है वो भी सहमत हो, ठीक है ना, अर्थात बंधक करता है जो है उसकी भी असेंट होनी चाहिए कि वह एज अ रिसीवर काम करेगा। तो ऐसी सहमति ना होने पर बंधकदार न्यायालय से रिसीवर की नियुक्ति करने के लिए आवेदन करने का हकदार है। यदि मान लीजिए जो रिसीवर है, ठीक है ना, उसको नियुक्त करने के लिए बंधककर्ता सहमत नहीं है, तब यहाँ पे क्या होगा, बंधकदार क्या करेगा, जो रिसीवर की नियुक्ति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा, कहाँ पे, न्यायालय में, ताकि उसके द्वारा क्या किया जाए, कोर्ट के द्वारा रिसीवर नियुक्त किया जाए किसी भी व्यक्ति को। और न्यायालय द्वारा कोई भी व्यक्ति बंधकदार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त किया समझा जाएगा। यदि मान लीजिए कोर्ट ने क्या किया, किसी व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त कर दिया, अब तो यहाँ पर यह समझा जाएगा कि यह बंधकदार के द्वारा ही नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या है कि रिसीवर किसी भी समय ऐसे लेख द्वारा जो बंधककर्ता और बंधकदार द्वारा उनकी ओर से हस्ताक्षरित हो, ठीक है ना, अर्थात जो रिसीवर है और जो लेख तैयार किया गया है जिसमें हस्ताक्षर किसके, बंधककर्ता और बंधकदार के हस्ताक्षर हैं, उस लेख के द्वारा क्या करेगा, अथवा दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा आवेदन पर और सम्यक हेतु दर्शित किए जाने पर न्यायालय द्वारा हटाया जा सकेगा, ठीक है ना। तो जो रिसीवर है वो क्या हो सकता है, उसको हटाया जा सकता है किसके द्वारा, या तो बंधककर्ता और बंधकदार दोनों की ओर से हस्ताक्षरित लेख में, या फिर यदि मान लीजिए बंधककर्ता या बंधकदार में से कोई भी एक आवेदन करता है, ठीक है ना, कि उसको हटाया जाना चाहिए और सम्यक हेतु दर्शित करता है, ठीक है ना, कि कुछ ऐसा कारण है जिसके कारण उसको हटाया जाना है, और कारण कैसा होना चाहिए, एक अच्छा कारण होना चाहिए, सम्यक कारण होना चाहिए, तभी उसको हटाया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। उसके बाद रिसीवर का पद खाली होने पर उसकी पूर्ति इस उपधारा के उपबंधों के अनुकूल की जा सके। यदि मान लीजिए जो रिसीवर नियुक्त था 1 साल के लिए जैसे नियुक्त किया गया, अब वहाँ पर 6 माह उसने क्या किया, कार्य किया, 6 माह बाद वो मर गया, तो वहाँ पे क्या है, दूसरा रिसीवर भी नियुक्त किया जा सकता है इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन नियुक्त रिसीवर बंधककर्ता का अभिकर्ता समझा जाएगा, ठीक है ना, अर्थात जो इस धारा के अधीन जो रिसीवर नियुक्त किया जा रहा है वो क्या समझा जाएगा, वो बंधककर्ता जो है जिसकी प्रॉपर्टी बंधक रखी गई थी, तो उसका क्या कहलाएगा, एक एजेंट के रूप में समझा जाएगा, एजेंट के रूप में वो कार्य करेगा कौन, रिसीवर, तथा रिसीवर के कार्यों या व्यतिक्रम के लिए बंधककर्ता अकेले ही उत्तरदायी होगा, ठीक है ना। तो अर्थात जो यदि मान लीजिए रिसीवर जो कार्य कर रहा है या फिर उसके द्वारा कोई चूक की जाती है, व्यतिक्रम किया जाता है, गलत काम किया जाता है, तो वो अकेले कौन उत्तरदायी होगा, बंधक करता ही होगा। और जब तक कि बंधक विलेख में अन्यथा उपबंधित ना हो, या जब तक ऐसे कार्य या व्यतिक्रम बंधकदार के अनुचित हस्तक्षेप के बिना ना हुए हों, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे उत्तरदायी तभी होगा जब वह बंधक विलेख में अन्यथा उपबंधित ना हो, ठीक है ना। यदि मान लीजिए बंधक विलेख में ये उपबंधित किया गया है कि यदि यदि जो बंधक कर सॉरी जो रिसीवर है वो जो कार्य कर रहा है वो गलत कार्य कर रहा है, यदि करता है तो वो दोनों पक्षकार बराबर बराबर क्या होंगे, यहाँ पर उत्तरदायी होंगे। यदि ऐसा तैयार किया गया डीड में लिखा गया है तब तो ठीक है, यदि ऐसा नहीं लिखा गया है या फिर जब तक ऐसा कार्य या व्यतिक्रम जो हुआ है वो बंधकदार के हस्तक्षेप के बिना हुए हो, तभी यहाँ पे उत्तरदायी होगा कौन, बंधक करता है। यदि मान लीजिए बंधकदार के हस्तक्षेप के साथ हुआ है वो व्यतिक्रम, ठीक है ना, जो हस्तक्षेप किया कोई बंधकदार है और उसके कार्य उसके हस्तक्षेप के कारण उसने क्या किया है, कोई गलत कार्य कर दिया रिसीवर, तब यहाँ पे बंधकदार उत्तरदायी होगा, अदरवाइज यहाँ पे बंधककर्ता के लिए ही उत्तरदायी होगा। अब फोर्थ पॉइंट यहाँ है कि रिसीवर को यह शक्ति होगी कि वह उस समस्त आय की
जिनके लिए वो रिसीवर नियुक्त किया गया है उस हित के जिसका बयान बंधक कर्ता कर सकता है। पूरे विस्तार तक मांग और वसूली या तो बंधककर्ता के या बंधकदार के नाम में बाद लाकर या निष्पादन करा के या अन्यथा करे और उसके लिए तदनुकूल विधिमान रसीदें दे और किन्हीं ऐसी शक्तियों को प्रयोग करे जो उसमें बंधकदार द्वारा इस धारा के उपबंधों के अनुकूल प्रत्योजित हों। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो बंधकदार जो रिसीवर नियुक्त किया गया है वो कोर्ट में केस कर सकता है या फिर बंधक करता है बंधकदार से ये कह सकता है कि जो भी आय है, ठीक है ना, उसमें जो भी उसका पारिश्रमिक है वो सारी चीज़ें इसको दी जाए। ठीक है ना, ये बताएगा इसमें। उसके बाद रिसीवर को धन देने वाले व्यक्ति को यह जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि रिसीवर की नियुक्ति विधिमान्य थी या नहीं। अर्थात जो रिसीवर है उसको किसी व्यक्ति को द्वारा धन दिया जा रहा है तो वहाँ पर यह जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं कि वो रिसीवर है, रिसीवर तो है बट यहाँ पर रिसीवर विधिमान्य है या नहीं उसको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ये किसका काम है, ये बंधककर्ता बंधकदार का है। उसके बाद 6 पॉइंट है, रिसीवर का यह हक होगा कि वह उसे प्राप्त उस समस्त धन की रकम का कमीशन 5% से अधिक। अब यहाँ पे पूरा क्या बता दिया गया है कि जो भी यहाँ पर रिसीवर जिस भी आय के लिए जिस भी धन के लिए यहाँ पर रिसीवर उसको नियुक्त किया गया है तो वहाँ पर जो भी आय होगी उसको जो भी पूरा प्रॉफिट है उसका 5%, ठीक है ना, कम से कम क्या कर सकता है 5% वो उससे वसूल सकता है उसका जो भी पारिश्रमिक है। ठीक है ना। अर्थात जब मान लीजिए 5 लाख रुपए है यहाँ पे उस धन है और इसके लिए रिसीवर नियुक्त किया गया है तो यहाँ पे इस 5 लाख का 5% उसको मिलेगा। यदि मान लीजिए कोई संविदा नहीं है तो यदि कोई संविदा है तो फिर वहाँ पे संविदा के अनुसार होगा। उसके बाद 7 पॉइंट है, यदि रिसीवर को बंधकदार द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित निर्देश दिया जाए तो रिसीवर बंधक संपत्ति या उसके किसी भाग को जो प्रकृति या बीमा कराने योग्य है हानि या नुकसान के लिए जो अग्नि से हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि यदि मान लीजिए रिसीवर को बंधकदार के द्वारा एक लिखित आदेश दिया जा रहा है कि यदि जो प्रॉपर्टी है यदि वो आग वगैरह से नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, नुकसान हो जाए तो उसके लिए क्या कराए, वो बीमा करवा ले। तो वहाँ पर क्या करेगा, वो बीमा करवाएगा उस प्रॉपर्टी का। कौन करवाएगा बीमा, रिसीवर, यदि उसके द्वारा बंधकदार के द्वारा आदेश दिया जा रहा है। अब यहाँ पे बात करें 8 पॉइंट की, तो यहाँ पे बीमा तो करा लिया। बीमा धन के उपयोजन के बारे में, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रिसीवर अपने द्वारा प्राप्त सब धन को निम्न प्रकार से उपयोजित करेगा। ठीक है ना। अर्थात जो उसको धन प्राप्त हुआ है तो बीमा धन के उपयोजन के लिए किस प्रकार से करेगा, तो यहाँ पे बंधक संपत्ति में पड़ने वाले सब भाटकों, करों, भू राजस्व, रेटों और निर्गम के चाहे वो कैसी ही हो उसको भुगतान में ले। ठीक है ना। अर्थात जो बीमा धन के उपयोजन के लिए है वो क्या करेगा, कहाँ से प्राप्त करेगा, वो जो भाटक बिल है उस संपत्ति से, भू राजस्व देना है, ठीक है ना, करों को, इस सबको पेमेंट करने के बाद जो भी भुगतान में बचे उसको क्या करेगा, उपयोजित करेगा। उसके बाद जिस बंधक के अधिकार के बारे में रिसीवर है उस बंधक के पूर्वोक्त रखने वाले सभी वार्षिक राशियों या अन्य संदायों को और सब मूल राशियों पर ब्याज को नीचे रखने में, अपने को कमीशन के अग्नि, जीवन या अन्य प्रकार से बीमा वाला हो गया पूरा। ठीक है ना। उसके बाद उचित मरम्मत में हुए खर्चे के संदाय में, बंधक के अधीन शोध होने वाले ब्याज के संदाय में, मूलधन के भुगतान में या उसके मध्य बंधकदार द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित रूप से निर्दिष्ट हो। ठीक है ना। तो और जो धन उसे प्राप्त हुआ है उसकी अवशिष्ट यदि कोई हो उस व्यक्ति को देगा जो रिसीवर का कब्जा ना होता तो। अर्थात जिस व्यक्ति के द्वारा रिसीवर नियुक्त किया गया अर्थात बंधकदार के द्वारा किया गया है, ठीक है ना, तो उसको पूरा क्या करे, उस पूरा रिसिप्ट देगा कहाँ पे उसने खर्चा किया, कहाँ से उसको धन प्राप्त हुआ, कैसे, ये सारी चीज़ें क्या ये बताया गया है इस क्लॉज में। उसके बाद 9th क्या है कि उपधारा 1 तब लागू होते हैं। ठीक है ना। जो उपधारा ऊपर बताया गया 1 वो कब लागू होता है, जब बंधक विलय में कोई तत्व कोई आशय अभिव्यक्त न हो। ठीक है ना। यदि मान लीजिए कोई जो बंधक डीड तैयार की गई थी, ठीक है ना, जो मॉर्गेज डीड तैयार की गई थी उसमें कोई ऐसा अभिव्यक्त आशय नहीं है तभी उपधारा 1 लागू होगा। और उपधारा 3 से 8 तक, ठीक है ना, जो उपधारा 3 से 8 तक है जिसमें उपधारा 3 और 8 दोनों शामिल है, ठीक है ना, तो उसमें कोई फेरफार या विस्तारण बंधक विलय द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो जो उपधारा 3 से 8 तक हमने पढ़ा तो उसमें कोई यदि कोई चेंजेस करने हैं तो वो बंधक विलय द्वारा किए जा सकते हैं। और ऐसे फेरफार या विस्तारण ऐसे प्रवर्तित होंगे मानो
उक्त उपधाराओं में अंतर्विष्ट थे। ठीक है ना। यदि मान लीजिए जो चेंजेस किए जा रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो चेंजेस किए गए हैं वो उपधाराओं में इनमें बताया गया है। ठीक है। उसके बाद 10th नंबर क्या है कि बंधक संपत्ति के प्रबंध या प्रशासन विषय किसी वर्तमान प्रश्न पर जो कठिनाईपूर्ण या महत्वपूर्ण प्रश्नों से भिन्न हो, जिनके बारे में न्यायालय की राय हो कि वह संक्षिप्त निपटारे के लिए उचित नहीं है। न्यायालय की राय, सलाह या निर्देश के लिए न्यायालय से आवेदन किया जा सकेगा बिना बात संसित किए। ठीक है ना। यदि मान लीजिए इस जो बंधक संपत्ति है उसके प्रशासन के लिए या फिर उसको मैनेज करने के लिए कोई ऐसा प्रश्न है, ठीक है ना, जिसको संक्षिप्ततः निपटारा नहीं किया जा सकता, तो क्या करेंगे, उस प्रश्न के बारे में सलाह लेने के लिए या फिर निर्देश देने के लिए न्यायालय में एक आवेदन करेंगे, जहाँ पर न्यायालय उसको क्या करेगा, सलाह दे सकता है। लेकिन यहाँ पे बात संसित करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बात संसित किए बिना ही आवेदन यहाँ पे किया जा सकता है। और जो यहाँ पे आवेदन किया जा रहा है तो आवेदन के प्रति आवेदन की जो प्रति है उसकी तामील कराई जाएगी जो अदर पार्टीज हैं, ठीक है ना, अपोजिट पार्टीज है, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर उसके बाद सुनवाई होगी। इस उपधारा के अधीन किए गए हर एक आवेदन के खर्चों का अधिनिर्णय न्यायालय के विवेकाधीन हो। अर्थात जो आवेदन किया जा रहा है यहाँ पर, तो और उस आवेदन में जो खर्चे होंगे वो न्यायालय डिसाइड करेगा, न्यायालय का डिस्क्रिशनरी पावर है। उसके बाद यहाँ पे 11th क्या है, इस धारा में न्यायालय से वही न्यायालय अभिप्रेत है जिसे उस बंधक को प्रवर्तित कराने के बाद में अधिकारता हो। अर्थात अब यहाँ पे क्या है, जो न्यायालय शब्द ऊपर हमने जितने भी पढ़े इस धारा में, तो वहाँ पर न्यायालय का मतलब क्या है कि ऐसा न्यायालय जो बंधक संपत्ति जो होती है, ठीक है, बंधक को प्रवर्तित कराने के अधिकारिता हो, ठीक है, उसका जुरिस्डिक्शन हो। ठीक है, ये है आपका। आई होप आपको ये समझ में आया। लेकिन यहाँ पे एक बात और फिर से बता दे रहा हूँ, जो धारा 69 है और धारा 69A है, अभी यहाँ पे ये दोनों सेक्शन अप्लाई नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। यदि आपको समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।